हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 23 नवंबर के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम आज का ये स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आपकी सी सैट की वीडियो, ठीक है, वो अपलोड हो चुकी है आज वाली। और वन बाय वन सारी सीरीज़ अपलोड हो रहे हैं। तो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है जिसमें सर प्रोवाइड करते हैं सी सैट की वीडियो। तो वो आप जो प्लेलिस्ट है उस पर जाओगे तो आपको नंबर वाइज वीडियोज़ वहाँ पे हैं, आप उसको पढ़ो, क्योंकि ये सारे एस्पिरेंट को पता है। और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, देखो यूपीएससी से रिलेटेड हम कंटेंट फॉलो करते हैं, पर अदर स्टेट पीएससी हो उसमें भी सी सैट की एक क्वालिफाइंग होता है और वेटेज होता है, चाहे वो यूपी पीसीएस ले ले, एमपी पीसीएस ले ले, या कोई अदर स्टेट जो सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें। तो हमारी यूपीएससी की बात करें तो सी सैट आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अगर जीएस पेपर 1, जैसे जो जीएस का होता है प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1, अगर आप उसमें 150 भी लेके आ गए, आपका निकल गया सॉरी, तो अगर आपका सी सैट क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है, तो आप रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कई लोगों के प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद सी सैट की वजह से उनका अटैम्प्ट वेस्ट हो जाता है और वो नहीं कर पाते। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो फिर भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, रीजनिंग की और ये सब। तो आपको एक प्रॉपर चाहिए होता है ना कि कहीं पे मुझे बस मिल जाए और वो मैं पढ़ लूँ, और ये पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री है। तो ये अच्छा रहता है कई बार कि अगर आपको सीरीज़ में ही, अब कई बार हमें ये डिफ़िकल्टी होती है, आप अगर देखते होंगे कि कोई टॉपिक मिल गया कोई नहीं मिला, तो ये पूरी सीरीज़ रहेगी जो आपके सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई होप अच्छा करोगे एग्ज़ाम में अपने, तो आप इसको फॉलो करो, अभी से फॉलो करोगे आप, तब आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में है, ठीक है, तो तब तक आप सारी चीज़ें पढ़ पाओ अच्छे से। तो बस हम आज अपना द हिंदू का स्टार्ट करते हैं, और वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 4-5 क्लासेस अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं, और वो 20 मिनट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 मिनट्स के होते होंगे, उससे कम भी रहते हैं, 15 मिनट्स के 18 मिनट, तो जिस हिसाब से टॉपिक रहता है तो आप उसे देखो। और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देना, आपको कुछ पूछना हो या जो भी हो। तो चलिए हम अपना देखते हैं द हिंदू के एनालिसिस वाले पार्ट को। ये टनल वाला केस तो मैंने उत्तरकाशी का जो था ये आपको बताया ही हुआ था, आपको याद होगा कि वहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था जो भी वहाँ मजदूर हैं उनका। बाकी आगे आएंगे हम। किलिंग ऑफ इनोसेंट अनएक्सेप्टेबल, मोदी सेज G20 मीट्स। तो मतलब जो इनोसेंट हैं उनकी जो किलिंग है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। इनोसेंट मतलब जिनकी कोई गलती नहीं है फिर भी। After 2 months, India resumed e-visa services for Canadian citizen as situation improve। तो ये लाइन यहाँ से आप देखो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो कनाडा में रहते हैं। तो 2 मंथ के बाद इंडिया ने रिज्यूम कर दिया है ई वीज़ा सर्विसेज कैनेडियन सिटीजन के लिए, सिचुएशन क्योंकि इम्प्रूव होने के साथ। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। आपको पता ही है ना क्या चीज़ें हुई थी, खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी चीज़ें हो रही थी, और जो भी चीज़ें थी कनाडा में, निज्जर डे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ था, और सब लोग अवेयर होंगे इस बात से, और न्यूज़ फॉलो करते होंगे। तो डेली की न्यूज़ आपको नहीं फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है, कभी आप देख रहे हैं कि कुछ भी अलग हुआ, जैसे आपको वो सारी चीज़ें तो पता चल जाती होंगी आसपास के लोगों से या ऐसे भी, तो जैसे कुछ भी हुई तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हर बारे में आपको होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है, इंडिया रिज्यूम्ड ई वीज़ा। तो इंडिया ने क्या कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है ई वीज़ा सर्विसेज कैनेडियन सिटीजन के लिए जो कनाडा में रहते हैं, उनकी बात हो रही है। इंडियन है पर कनाडा में रहते हैं। द मूव कम 2 month आफ्टर इंडिया सस्पेंडेड ऑल वीज़ा फैसिलिटीज़ फॉर कैनेडियन सिस्टम। तो इंडिया ने क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था सारी वीज़ा फैसिलिटी को कैनेडियन सिटीजन के लिए, इन द वेक ऑफ रो ट्रिगर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिमार्क। आपको पता है ये वाला, जस्टिन ट्रूडो ने क्या रिमार्क दिया था, ऑन इंडियन एजेंट बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर June 18 किलिंग ऑफ खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर। मैंने वही अभी लाइन आपको बोली। तो वो एक ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या कहीं को ऐसे
किसी को ब्लेम इस तरीके से करना चाहिए, जो कि जस्टिन ट्रूडो ने रिमार्क दिया था कि जो किलिंग हुई है खालिस्तानी जो एक चलाता था टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर, उसमें इन ब्रिटिश कोलंबिया जो उनकी किलिंग हुई उस पर जिम्मेदार उसने इंडिया को ठहराया, जो कि सरासर गलत था। उसके बाद ये स्टेप लिए गए थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड द सिचुएशन इन कनाडा हैज़ रिलेटिवली इम्प्रूव्ड। तो जो एस जयशंकर जी हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन है वो रिलेटिवली क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है फॉर द इंडियन डिप्लोमेट टू परफॉर्म नॉर्मल ड्यूटीज़। कि अभी जो इंडियन डिप्लोमेट है वहाँ पे, अब देखो कई लोगों का एम इसमें से आईएफएस भी होगा बनना, ठीक है, कई लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कई लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, कई आईएफएस बनना चाहते हैं। तो आगे जो फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे आगे डिप्लोमेट कहलाते हैं। तो ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही हैं, ठीक है, जिसका जो एम है उससे रिलेटेड उसको चीज़ें पता ही है। तो यहाँ डिप्लोमेट की बात की जा रही कि वो अभी नॉर्मल ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म कर पा रहे हैं। व्हाट हैड हैपेंड वाज ही हैड टेम्परेरीली सस्पेंडेड वीज़ा इशुवेंस बिकॉज, देखो वीज़ा इशुवेंस जो है उस पर रोक लगाई गई थी सिचुएशन देखते हुए कनाडा में। अच्छा, आपको ये पता होगा ऑलरेडी आई गेस, जिनको नहीं पता, खालिस्तानी जो मूवमेंट है या खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो पंजाब में हिंदू एंड जो सिख कम्युनिटी है उनके बीच इसके जो क्लासेस हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि जो पंजाब, अभी आपको एक याद होगा कोई एक पंजाबी सिंगर है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई है, मतलब नाम कुछ ऐसा ही है उसका। तो उसने क्या किया था, जैसे हमारा इंडिया का है नहीं मैप, तो आपको पता है उसने इतनी दूर दिखा दिया था कि वो है ही नहीं, मतलब हटा दिया था उसे, और किस तरीके से बताया था कि सिचुएशन पंजाब में ठीक नहीं, जैसे एक तरीके से मिसलीड करना। जैसे अगर आपके बहुत फ़ैन फॉलोइंग्स है, ठीक है, आप अगर एक एक्टर हो या आप एक सिंगर हो या आप कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो जिसके लाखों फैंस हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन करना, तो ये दंगे को भड़काना, ये हेट फैलाना कम्युनिटीज़ के बीच में, इस तरीके की चीज़ें करना जो भी है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद शायद आपने देखा होगा कि उसका कोई मतलब बहुत सारे शो कैंसिल हुए उसके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके जिस चीज़ का उसको एम्बेसडर बनाया गया था वो चीज़ें कैंसिल हुई। तो इसलिए ऐसा सब होता है क्योंकि आपके जो फैंस होते हैं उसमें कई यंग बच्चे भी होते हैं, मतलब मोस्टली आप कह लो टीनेजर हो सकते हैं या यंग जनरेशन। तो उनमें हेट फैलाना और किस तरीके से वो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है कंट्री की वो उस पर अटैक करता है, मतलब इंटरनल चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई थी और वीज़ा इशुएंस पे रोक लगाई गई थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें कनाडा में जो आपको पता है किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ही एक्टिव रहता है। ओके, आगे देखते हैं एज दी सिचुएशन। और हाँ, हमेशा एक चीज़ देखनी है, जैसे कोई भी चीज़ हुई, जैसे खालिस्तानी की बात हुई, हिंदू सिख ये सब सारे ऐसे नहीं होते हैं, ये हमें भी पता होता है। जैसे किसी भी कम्युनिटी को लेके बात करें तो सबको एक तरीके से देखना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सारे ये कम्युनिटी के ऐसे होते हैं, सारे लोग ऐसा करते हैं, सारे लोग वहाँ से उनको हटा देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनमें से कुछ लोग होते हैं और जो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें सब लोग को वो बोल देते हैं कि सारी सबकी यही मांग है, इंडिविजुअली कोई किसी से पूछने नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सबको हमको एक जैसे नहीं देखना चाहिए और हमें किसी से मतलब हेट और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी ही इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी, कंट्री की ग्रोथ पे इम्पैक्ट जाता है। अब जो चीज़ें हुई कनाडा, कितने सारे स्टूडेंट, कितने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वर्क पर्पज़ से हैं, स्टूडेंट है, तो उनके जो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा होगा इसकी वजह से कि अगर हम नहीं जा पाए या जो वहाँ फंस गए, तो ये सारी चीज़ें भी इसके चलते हुई थी, जो कि अभी नॉर्मल देखी जा रही हैं। As the situation there has become more secure or relatively improved, I think we have found it possible for visa service to progressively resume कि उसको फिर से रिज्यूम कर दिया, मतलब प्रोग्रेसिवली रिज्यूम किया गया, पॉसिबल है कि वीजा सर्विस को प्रोग्रेसिवली रिज्यूम किया जाएगा। ही सेड ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द मीडिया। मीडियम का ब्लैंकेट बैन क्या है, इंडिया हैज स्टॉप्ड वीजा सर्विस एट ऑल इट्स मिशन इन कनाडा, सीडिंग डेंजर टू द लाइव्स ऑफ ऑफिशियल्स हु वर बीइंग टारगेटेड बाय कैनेडियन। तो जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उन पे भी क्या हो गया था, उनको टारगेट किया जा रहा था। कैनेडियन हु हैड पुट आउट नोटिस इकोइंग मिस्टर ट्रूडो रिमार्क। तो आपको पता है ट्रूडो ने रिमार्क दिया तो उसकी वजह से क्या चीज़ें हुई।
अब ये बोल रहा है, इन्होंने बोला जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कि हमारा सिटीजन था और उसकी जो किलिंग हुई उस पर इंडिया कहा था, मतलब इस तरीके से रिमार्क एक पूरी कंट्री पे लगा देना, आई डोंट थिंक सो कि ये उनकी तरफ से किया जाना ठीक था। ये तो आप की भी अपनी अपनी राय होगी कुछ भी इस चीज़ पे रिलेटेड, तो आप अगर चाहो कमेंट में बता सकते हो। मिस्टर ट्रूडो रिमार्क दैट हैज़ ग्रेजुअली टर्न इनटू अ ब्लैंकेट बैन ऑन वीजा सर्विस, तो उस पर ब्लैंकेट बैन लग गया किस पे, वीजा सर्विसेज पे। किसके लिए, ऑल कैनेडियन सिटीजन के लिए जो अक्रॉस दी वर्ल्ड। एज a result, no Canadian nationals could apply for Indian visa even though Indian mission in third countries, तो वो नहीं अप्लाई कर सकते थे वीज़ा। अब जैसे जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए हुआ होगा कि उनके बच्चे वहाँ पे हैं तो कैसे आएंगे, अगर ये वीज़ा वाली चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो इस तरीके की चीज़ें सिचुएशन हुई थी। और आपने देखा होगा कई लोग तो ऑनलाइन मिसलीड भी कर रहे थे, नई चीज़ें हो रही हैं, पैसे ले लेते, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही थी। लास्ट मंथ इंडिया हैड कैरीड आउट अ रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन इट्स मिशन इन कैनेडा। मिस्टर जयशंकर देन से दैट वीजा सर्विस वुड बी रिज्यूम्ड। उन्होंने क्या बोला, वीजा सर्विस वुड बी रिज्यूम्ड ओनली इफ सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव, तो रिज्यूम होगा सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होगा। तो ये था जो हमने इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। न्यू पोर्टल टोल्ड टू टेक डाउन आर्टिकल ऑन चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का कोई न्यूज़ पोर्टल पे टिप्स, तो इतना हमें नहीं एक एक चीज़ें वो करनी है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे हम यहाँ आ गए हैं। एडिटोरियल में है लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स, कि लोगों की सुनो नंबर्स की नहीं। देखते हैं इस बारे में इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस किया गया है। इसके बारे में डिस्कस किया है अरुण मायरा जी ने, जो कि अथर है शेपिंग द फ्यूचर, हाउ टू बी थिंक एंड एक्ट इन द न्यू वर्ल्ड, कि कैसे सोचे और कैसे एक्ट करें न्यू वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड की बात यहाँ पे की गई है। अब जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे न्यू वर्ल्ड बोला गया ना, तो इसमें क्या हमें ध्यान देनी है कि जैसे न्यू वर्ल्ड की बात अगर यहाँ पे इन्होंने करी है तो ये एक तरीके से हमें ध्यान में देना है। क्यों, क्योंकि ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर क्वेश्चन सिर्फ न्यू वर्ल्ड करके बना दिया और पूछ लिया तो हमें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ एन इनकम प्रॉब्लम, ठीक है, इनके व्यूज़ हैं, इन्होंने बातें की हैं, वो हम देखेंगे। हर पर्सपेक्टिव से बात करो, फिर उसके हिसाब से अपने अपने खुद के इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हमें देखना चाहिए। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी, डेफिनेटली हम ये करने वाले हैं कि टॉपर्स की जो कॉपी है उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करते हैं जिससे हम भी चीज़ें इम्प्रूव कर पाएँ। क्या कहा जा रहा है, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ एन इनकम प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी हैज़ एन इनकम प्रॉब्लम नॉट अ ग्रोथ प्रॉब्लम। ये लाइन याद रख लिया, ठीक है। अब क्यों याद रख लिया, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी हमें लग रही है कि हम कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव बताया गया है। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है हैज़ एन इनकम प्रॉब्लम, कि उसको इनकम प्रॉब्लम है ना कि ग्रोथ प्रॉब्लम। इनकम आर नॉट ग्रोइंग सफिशिएंटली और सस्टेनेबली फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इवन दो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इज़ गुड। बोल रहे हैं ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो अच्छी है। देयर इज इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर ऑल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आपको पता है AWS की बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन के हो, उन पे क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब। रिजर्वेशन जो है जॉब को लेके वो एक तरीके से प्रेशर बना हुआ है। इकोनॉमिस्ट ऑन बोथ साइड फॉर द गवर्नमेंट एंड दोज अगेंस्ट इट आर debating whether the economy is creating enough job and questioning the veracity of the government data। तो क्या किस पे डिबेट बना हुआ है कि जो जॉब है वो सफिशिएंट है कि नहीं। दोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु वांट टू शो दैट द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ विल इनसफिशिएंट। अब जो अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है, ग्रोथ विद इनसफिशिएंट जॉब की वजह से हो रही है कि इनसफिशिएंट जॉब है been created by the policies of present government and not the previous one। ऐसा उनको कहना जो अगेंस्ट है। मतलब आपको पता है ना कि ये देखो सब लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है इलेक्ट होके आता है तो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, दूसरी अपोजिशन होती है। ओके, अपोजिशन वो एक दूसरे को ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं। जब उनकी पार्टी जीतती है तो ये होता है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने नहीं किया, सेम एज दूसरे वाले करते हैं, तो वो ब्लेम गेम उनका चलता रहता है। अब क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द पॉलिसीज ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड नॉट द प्रीवियस वन। दे आर लाइक शेख चिल्ली हु वाज लुकिंग फॉर हिज
लॉस्ट की अंडर द लैम्प। तो मतलब एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाया है, रादर इन द डार्कनेस वेयर ही लॉस्ट देम, द डेटा इज व्हाट दे कैन सी बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड विल नॉट पॉइंट टू द राइट सोल्यूशन। ऑब्वियसली सही है, देखो ब्लेम ही करते रह जाएंगे, सोल्यूशन कब निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को गलत कहोगे तो वो डेटा लेके आते हैं, हमने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, फिर पुराने वाले लेके आते हैं कि आपने ये ऐसा नहीं किया, फिर वो उसको ही समझाते रहते हैं डिबेट में, हिंदी न्यूज़ जो भी आते हैं उसमें आप देखोगे वो क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, वो मतलब उसमें लड़ते ही रह जाएंगे, सोल्यूशन क्या है उस पर फोकस ही नहीं होगा। यूएस इकोनॉमी की बात करी जा रही है, क्या कहा जा रहा है, द यूएस इकोनॉमी सीम्स टू बी डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू हेडलाइन इकोनॉमिक नंबर्स। तो हेडलाइन इकोनॉमिक नंबर्स की देखी जाए अकॉर्डिंग इनके कि यूएस इकोनॉमी क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, ग्रोथ इज गुड एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैव बीन इम्प्रूविंग, कि ग्रोथ भी अच्छी है और जो एम्प्लॉयमेंट नॉट इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगार है, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, इंप्रूव हो रहा है। येट पोल्स शो दैट द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ यूएस सिटीजन आर डिससेटिस्फाई विद द स्टेट ऑफ देयर इकोनॉमी। फिर भी कह रहे हैं कि लार्ज मेजॉरिटी ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं है, जो उनके सिटीजन है वहाँ के वो सेटिस्फाई नहीं है। दिस हैज़ बिकम मेजर इशू बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ये एक मेजर इशू वहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेड्यूल फॉर नेक्स्ट नवंबर, द यूएस प्रेसिडेंट इवन वॉक विद द स्ट्राइकिंग ऑटो वर्कर डिमांडिंग अ फेयर डील विद देयर एम्प्लॉयज़, यूएस स्टैटिस ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं जा रही हैं। जॉब दैट आर नॉट गुड, ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ इनकम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, इज इनसफिशिएंट नंबर दैट हैज़ मूव आउट ऑफ द एग्रीकल्चर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, कि स्मॉल नंबर्स हैं इनसफिशिएंट नंबर है जो मूव्ड आउट किया है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में। दिस हैज़ बीन द हिस्टोरिकल पैटर्न फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस 100 years ago, China more recently, and India policymakers through they had found shortcut in 1990 directly from the agriculture to service। देखो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 तरह के होते हैं ना। प्राइमरी सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 3 तरह के होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब हमने क्या जंप करा है, प्राइमरी से सीधा टर्शरी पे जंप किया है, सीधा सर्विस सेक्टर पे जंप किया है। तो डायरेक्टली हम क्या कर गए हैं, सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए हैं, वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम हुई पॉलिसी मेकर की वजह से, पॉलिसी मेकर की तरफ से। विद बूस्ट इन द ग्रोथ एक्सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस शॉर्टकट एंटेड इन दी there is a very little room in high-end services to absorb the large number of young Indians in need of job। तो जॉब और ये सब, और ज़्यादातर बर्डन किस पे हो जा रहा है, सर्विस सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ और ये सब पे देखा जाएगा तो उस पे क्या हो जा रहा है कि ना करके ज़्यादातर सब लोग टर्शियरी पे हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट जॉब दे हैव इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर आर नॉट गुड जॉब। बोल रहे हैं कि जो जॉब वो है उनके पास इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर देखा जाए वो गुड जॉब में नहीं आती। दे डू नॉट पे इनफ, दे आर टेम्परेरी और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो क्या होता है कि दे डू नॉट पे इनफ, मतलब उनको इनफ नहीं मिल रहे हैं, पे नहीं किया जा रहा है, कई बार वो टेम्परेरी और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। एंड दे डू नॉट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी और असिस्टेंस, और उनको सोशल सिक्योरिटी और असिस्टेंस भी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। अच्छा, आपको गिग वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी ही बातें यहाँ पे हो रही हैं। ओके, अब आगे आ जाएंगे। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है, नॉट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी और असिस्टेंस टू डेवलप फर्दर स्किल। तो मतलब उनको सोशल सिक्योरिटी और असिस्टेंस भी नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है कि वो फर्दर स्किल्स क्या करें, डेवलप कर पाए। फ्लैक्सिबिलिटी की बात हो रही है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं पेड मच लेस देन रेगुलर वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को और कम दिया जा रहा है अगर आप कंपेयर कर ले रेगुलर वर्कर्स से। दे हैव इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड आर नॉट असिस्टेड टू डेवलप हायर स्किल्स, ये भी है। The world is at turning point. New idea of economic are required to create a more environmentally sustainable and socially harmonic future before it is too late. Static of growth and employment measure that was used to think should be measured.
न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड, मतलब कहना है कि नए कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत है वर्क से रिलेटेड, एंड ज़रूरत है कि उनको क्या किया जाए, न्यू डिज़ाइन ऑफ इंटरप्राइज इन विच द वर्क इज़ डन, एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो पार्टिसिपेंट है उनके बीच में ज़रूरी है इन दीज इंटरप्राइजेज, ड्रिवन फ्रॉम ग्रीन ऑर्गेनिक एंड लोकल टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। देखो क्या कहा जा रहा है, ड्राइव फॉर किस चीज़ के लिए, ग्रीन ऑर्गेनिक एंड लोकल, ग्रीन होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए और लोकल होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, जिससे रिड्यूस किया जा सके कार्बन इमिशन, इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इम्प्रूव किया जा सके इन्वायरमेंट ऐसा इम्प्रूव किया जा सके, इम्प्रूव केयर ऑफ इन्वायरमेंट विल मेक स्मॉल एंटरप्राइज ब्यूटिफुली अगेन। अब देखो फोटो भी यहाँ पे देखो बनाई गई है, ये प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और इन सब से रिलेटेड। एक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड क्रिएटिंग जेन्युइन सोशल एंटरप्राइजेज और नेचुरल सोशल एंटरप्राइजेज टू वर्क इन फैक्ट्रीज, ऑफिस इन रिटेल प्राइस डिजाइन टू प्रोड्यूस मॉनेटरी इकोनॉमिक वैल्यू। जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी ग्रोथ की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किससे रिलेटेड आ गई हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। और ये वाला लाइन आपको बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता कि सीधे हमने किस पे जंप किया, प्राइमरी से सर्विस सेक्टर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे हम गए, फोकस ज़्यादा इस पे कर लिया हमने, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस कम किया, वो भी एक इशू कई बार देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, ये भी देखो इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग एनिमल क्रूएलिटी मेक चिल्ड्रन सेफर। देखो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन मेंस वगैरह में आ चुके हैं, एनिमल क्रूएलिटी, ये सब मेजर इश्यूज बन के आपको देखने को मिल रहे होंगे, और लोगों का एनिमल के लिए 1 मिनट, तो यहाँ पे एनिमल क्रूएलिटी, देखो वीडियो बहुत लंबी होगी, अगर हम एक्सप्लेन करने लगते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। आई होप आप ये सब समझ पा रहे होंगे। तो एनिमल क्रूएलिटी पर पढ़ना तो ज़रूरी है, तो देखेंगे जल्दी जल्दी। चाइल्ड अब्यूज़ इज़ ग्रेव एंड रैम्पेंट इन इंडिया, चाइल्ड अब्यूज़ बहुत बार देखने को मिलती है, एक मेजर प्रॉब्लम है, इसकी बात यहाँ की जा रही है। 2007 में क्या कहा जा रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने पब्लिश किया था लार्जेस्ट इंपेरिकल स्टडी अबाउट द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया, तो वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया था, करेक्ट, ये जानना है। क्या कहा जा रहा है इसमें, दिस स्टडी स्पेसिफिकली एग्जामिंग प्रिवलेंस ऑफ फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड इमोशनल अब्यूज़ एंड गर्ल चाइल्ड नेग्लेक्ट इन इंडिया। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देखो कभी भी चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड ग्रोथ या किसी भी तरीके से इस तरह से आती है बातें, तो ये सब लाइनें आप लिख सकते हो, एक अच्छा वेटेज आपके आंसर को मिलेगा वहाँ पे। इट फाउंड दैट 2 out of every 3 children were physically abused, मतलब क्या कहा जा रहा है, 2 out of every 3 children क्या है, फिजिकली अब्यूज्ड है। ओवर हाफ द चिल्ड्रन रिपोर्टेड हैविंग फेस्ड 1 or more form of sexual abuse, ठीक है, तो ओवर हाफ ऑफ चिल्ड्रन जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, एंड एवरी सेकेंड चाइल्ड फेस करता है इमोशनल अब्यूज़, ठीक है। जैसे आपको पता है फिजिकल अब्यूज़ की बात होगी, मारपीट उसको मतलब मिल रही है, सेक्सुअल अब्यूज़ आप सबको पता है, और इमोशनल अब्यूज़ की मतलब वो चीज़ें देख रहा है अपनी आंखों के सामने जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके मेंटल हेल्थ पे या उस बहुत असर पड़ता है। देखो बचपन में क्या होता है, जो बचपन में जितना चीज़ें देखा रहता है ना, वो बाद में जाके, जैसे जिनके अंदर आप देखते होगे ना कि वो बड़े हो गए टीनेज के बाद, या वो चीज़ें संभाल नहीं पा रहे, मतलब बहुत डिप्रेस हो जाते हैं जल्दी, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो बिल्डअप होता है। एक ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हुआ और कोई डिस्टर्ब हो गया, वो बिल्ड होते 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 फिर एक दिन वो नहीं संभाल पाता, और फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया हैज़ बीन अट्रीब्यूटेड टू स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द फैमिली, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉवर्टी, लिटरेसी एंड इवन कल्चरल फैक्टर की वजह से भी देखा जाता है। एनिमल क्रूएलिटी एंड चाइल्ड अब्यूज़ की बात करो तो लिंक क्या है, लिंक बिटवीन एनिमल क्रूएलिटी एंड ह्यूमन वायलेंट केम इन द लाइट इन 1751 विद विलियम, लाइन याद रखनी है, पूछा जा सकता है, आपको पता है, ऐसी सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए सो सॉरी। विलियम होगर्थ 4 स्टेज ऑफ क्रूएलिटी, तो उसमें
लिंक बताया गया एनिमल क्रुएल्टी एंड ह्यूमन वायलेंस में। सिंस देन देयर हैव बीन अ प्लेथोरा ऑफ स्टडी, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ आई जिन्होंने हाईलाइट किया अनडेनाइएबल लिंक को। 1980 में क्या हुआ, पायलट स्टडी कंडक्ट करी गई इंग्लैंड इन इंग्लैंड फाउंड एविडेंस दैट सजेस्टेड चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ अब्यूज़। चिल्ड्रन क्या होते हैं, रिस्क ऑफ अब्यूज़ होते हैं और नेग्लेक्ट इन हाउस। देखो कई बार देखा जाता है कि चिल्ड्रन मतलब अब्यूज़ फेस करना पड़ता है उनको, और कई बार वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं फैमिली दैट अब्यूज़ देयर फैमिली पेट, ठीक है, नेग्लेक्ट इन हाउस होल्ड दैट अब्यूज़ देयर फैमिली पेट। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लैंड का बताया गया है, इंग्लैंड में मतलब पाया गया एविडेंस कि जो चिल्ड्रन है आर एट रिस्क ऑफ अब्यूज़ और नेग्लेक्ट इन द हाउस दैट अब्यूज़ देयर फैमिली पेट, तो वो अपना गुस्सा उन पे निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी आउट ऑफ 23 फैमिलीज दैट हैड हिस्ट्री ऑफ एनिमल अब्यूज़ 83% हैड बीन identified by human social service agencies as having children at risk of abuse or neglect, तो वो उन पे निकाल देते हैं। डिफरेंट स्टडी में पाया गया 53 फैमिलीज ऐसे हैं विच चाइल्ड अब्यूज हैड अकर्ड कैरिड आउट इन न्यू जर्सी यूएस 1983। वहाँ पे उन्होंने क्या पाया, एनिमल अब्यूज एंड चाइल्ड अब्यूज को अकर्ड इन 88% ऑफ द केसेस में पाया गया। इन 2019 स्टडी ऑन होम विथ इंटरपर्सनल वायलेंस। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, लोग अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, वो पेट से पूरी बातें करते हैं। अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको उतना ही ध्यान अपने बच्चे पे आपको बचपन से देना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। आप डेली की बातें पूछनी चाहिए जिससे उसके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना जाए। इन्फोर्सिंग एंटी क्रुएलिटी लॉ, इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात की जा रही है, NCRB does not even collect data on offense registered and prosecute under the Prevention of Cruelty of Animal Act 1960. As study in other countries have shown, collection and aggregation of data can prove to be significant tool for law enforcement agencies to understand how different crime overlap and prevent the occurrence of these crime. Animal cruelty पे बात करी जा रही है। ह्यूमन क्रुएल्टी आपने देखा ही होगा, अभी एनिमल क्रुएल्टी पे बातें चल रही हैं। देखो दोनों का रिलेशन बताया गया है, इंग्लैंड में जो स्टडी फाउंड हुई, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर आ गया मतलब नोट कर लो, तो वो हम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे नहीं है कि सेम सेक्स कपल की बात हो रही है जज ऑफ रेस्क्यू, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जस्टिस आनंद वेंकटेश तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस है। ही आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट विद वर्किंग आउट अ डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन विच कुड प्रोवाइड लीगल स्टेटस, किसको प्रोवाइड किया जाए, जो रिलेशनशिप में है सेम सेक्स कपल या कह लो LGBTQIA+ कपल्स हैं उनके लिए। दिस ऑर्डर इज truly trend setting in the light of recent Supreme Court decision in Suprio versus Union of India, where Supreme Court ने refuse कर दिया recognize the राइट टू मैरी और इवन राइट टू सिविल यूनियन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, तो राइट टू मैरी का उनको नहीं दिया गया चांस, ये आपको पता ही है। तो फिर किस तरीके से शादी और ये सब की बात कह रहे हैं, वो है हरियाणा एम्प्लॉयमेंट सर्विस। अभी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ की बात करी जाए तो इसमें क्या बोला गया है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट बिल, जिसमें बात की गई है मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट किसको, जो भी स्टेट से हैं उनको रिजर्व किया जाएगा। 75% जॉब पेइंग मंथली सैलरी लेस देन 30,000 है उनको जो कि लोकल रेजिडेंस है वो स्टेट के। स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन्होंने इनेक्टेड लॉ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन किसको, लोकल रेजिडेंस जो वहाँ पे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको ऑलरेडी लोगों ने प्रोवाइड किया है, ऐसा हरियाणा भी करने वाला है। द कोर्ट रूल दैट द लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है टू एक्सटेंड दैट पर्सन राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन अंडर और बिजनेस अंडर द आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग इम्पेयर्ड। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ की बात की जा रही है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने क्या किया है, लॉ इनेक्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट जो 2021 में लाए थे, गारंटी जिसमें दिया गया था 75% रिजर्वेशन लोकल सेक्टर के लिए, और उसमें क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं वायलेट कर रही हैं फंडामेंटल राइट्स को।
व्हाट इज़ द रूलिंग अगेंस्ट यूके रवांडा डील्स, तो उसके रवांडा डील्स की बात की जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी यूके क्रिएटिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा हैज़ बीन रूल्ड एज अनलॉफुल बाय यूके सुप्रीम कोर्ट। तो ये अनलॉफुल बताया गया यूके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि एविडेंस दैट असाइलम सीकर फेस अ रियल रिस्क ऑफ इल ट्रीटमेंट, तो उनको रिस्क है इल ट्रीटमेंट का, किससे, फ्रॉम रिफॉलमेंट से। ब्रिटेन colonial history align with the current scenario while it used to move particular section of migrant labor to certain territories, तो वहाँ पे भेज देते थे। ओके तो ये आई गेस चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी छूटा नहीं होगा, छूटा होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ्रीबीज वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी। आज के लिए मैनेज कर लो, कल थोड़ा और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। पर आप देख रहे हो ना कि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, ऐसी थी, इसलिए हमको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो और टाइम लगता है, पर हम फिर भी जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अंशुल भट्ट द ब्राइट स्टार ऑफ इंडियन ब्रिज, ये अंशुल भट्ट की बात हो रही है। 15 मिनट कन्वर्सेशन इनका हुआ है सचिन तेंदुलकर के साथ बिफोर हिज वर्ल्ड चैंपियनशिप। एम सेड गेम ऑफ द ब्रिज हैज़ हेल्प हिम कनेक्ट विद द अदर सक्सेसफुल पीपल लाइक बिल गेट्स एंड आनंद महिंद्रा। तो मतलब ये इन्होंने अपनी बातें की हैं। साइंस लोअर ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड इंक्रीज लाइफ स्पेन इन एजिंग माइस, तो एजिंग माइस में लाइफ स्पैन यानी कि बढ़ रही है लाइफ स्पैन उनकी, लोअर ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड किसकी, माइस की। ओके तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। COP 28 के बारे में हमने डिस्कस किया था। COP 28 टर्न्स अटेंशन टू पोटेंट मीथेन इमिशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करी है। क्या कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे पूरी चीज़ें डिस्कस की चुकी है, स्टडी क्या किया गया है, हाइपोक्सिया वर्क, तो बस ये कहा जा रहा है, ये हेडलाइन से याद कर लो, लोअर ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड वो इंक्रीज कर लाइफ स्पैन इन दी एजिंग माइस। ओके तो बस ये था आज का द हिंदू एनालिसिस जो कि हमें पढ़ना था। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।